जय और वीरू की दोस्ती, क्या ऐसा नहीं लग रहा इस तस्वीर को देखकर? यह है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ये जो है इस वक्त भारत में है, भारत के दौरे पर है, क्योंकि इनको 26 जनवरी की परेड यानी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इनविटेशन दिया गया है और ये चीफ गेस्ट है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं भारत और फ्रांस के संबंध किस तरीके से रहे हैं हिस्टोरिकली, और आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन संबंधों से। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि अपडेट्स ना मिस कर पाए। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है और हम किस तरीके से फ्रांस के साथ संबंधों को देखते हैं, हमारा हिस्टोरिकल पास्ट क्या रहा है। तो रिपब्लिक डे के पहले मोदी जी मैक्रोन एक रोड शो करने वाले हैं जयपुर में। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जयपुर में होंगी कल 25 जनवरी वाले दिन। रॉयल वेलकम प्लान फॉर मैक्रोन, आप जानते हैं चीफ गेस्ट हैं, और रिपब्लिक डे जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है भारत में। वसुदेव कुटुंबकम हमारा जो है मोटो है, और उसके तहत हम सारे गेस्ट्स का, सारे मेहमानों का सादर जो है वो स्वागत करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे जो रूट्स हैं वो जाते हैं कई अरसे पहले तक, 1600s तक। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1660s में। और उससे भी अच्छी बात या इंटरेस्टिंग बात आपको बताई जाए, औरंगजेब जो एक जमाने में भारत में हुआ करते थे, उनके जो फिजिशियन थे वो फ्रेंच नेचर के थे। ये सिर्फ FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिविया है। उनका नाम था फ्रैंकोय बर्नियर। दो फ्रेंच थे, वो सबसे लास्ट कॉलोनियल पावर थे भारत में, जिन्होंने कुछ कुछ कॉलोनीज को ऑक्यूपाई करा हुआ था। एक तो आप लोग जानते हैं ब्रिटिश कॉलोनीज थी। पूरा भारत जो है वो ब्रिटिश इंडिया या इंडियन इंडिया, राजाओं का जो इंडिया है उसमें डिवाइडेड था। उसी के साथ साथ कुछ कुछ पॉकेट्स थे, जैसे कि कुछ पोर्चुगीज पॉकेट्स थे, वैसे ही फ्रेंच पॉकेट्स थे। उसमें से एक प्रोमिनेंट पॉकेट है पुडुचेरी। अभी आपको लोकेशंस दिखाते हैं। साउथ इंडिया में कोस्टल स्टेट्स में सारे पॉकेट्स थे। कॉलोनियल पावर्स की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में फाइंड करी गई थी, क्योंकि सबको भारत के साथ ट्रेड करना था। तो फ्रांस ने अपने कई सारे अड्डे बनाए, या ऐसा कहा जाए बेस बनाया, चाहे वो पुडुचेरी हो, माहे हो, यानम हो, कराईकल हो, ठीक है, उसके बाद चंदन नगर हो, ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज पड़ते हैं। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, औरबिंदो घोष एंड सुब्रमण्यम भारती, दे टुक रिफ्यूज इन फ्रेंच इंडिया टू एस्केप फ्रॉम द ब्रिटिश। यानी इन लोगों को रिफ्यूज दिया गया, इनको एक तरीके से वहां पे पनाह दी गई। जब भारत सन 47 में आजाद हुआ, तो उस टाइम पे फ्रांस उन पहले देशों में से एक था जिसने भारत की आजादी को रिकॉग्नाइज करा और हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी डिप्लोमेटिक संबंधों को एस्टैब्लिश करा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब होता है अपनी एम्बेसी दूसरी कंट्री में खोलना और उस कंट्री की एम्बेसी अपनी कंट्री में खुलवाना। तो जब आप एम्बेसी खुलवाते हैं या एम्बेसी लेवल पे डील करते हैं, अपने ब्रांड एम्बेसडर या कंट्री के एम्बेसडर को दूसरे देश में भेजते हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर को इनवाइट करते हैं, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो सेट हो जाते हैं। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संबंध अलग अलग लेवल्स पे बढ़ते गए, जो कि हम यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा इस मैप पे नजर डालिए, तो आप देख सकते हैं माहे जो कि कैलीकट के पास है, ये जो है एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। सिमिलरली कराईकल, पुडुचेरी, ठीक है, यानम, ये सारे के सारे जो है फ्रेंच कॉलोनीज थे। तो चंदन नगौर जो है वो कोलकाता के ऊपर है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ये फ्रेंच कॉलोनीज जो है सारी की सारी भारत सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ सीड करी गई। तो भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो किन किन बेसिस पे एस्टैब्लिश हुए हैं, आपको ये बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। जैसे हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ा, तो आज पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत और फ्रांस जो है वो कई बेसिस पे या कई चीजों पे जुड़े हुए हैं। और एक चीज जो देशों को जोड़ के रखती है वो होता है व्यापार, और वो होता है इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली दो चीजें हैं, व्यापार और इन्वेस्टमेंट। जब तक आपको एक दूसरे से कुछ फायदा ना दिखे, तब तक आप संबंधों को नहीं निभाते, या आपको निभाने का सेंस नहीं लगता।
जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा इंडियन अर्जेंटीना रिलेशन, इंडियन कोलंबिया क्योंकि रिलेशंस कुछ खास है नहीं, क्योंकि एक दूसरे से कुछ फायदा नहीं है। लेकिन फ्रांस से फायदा है, और वो फायदा किस रूप में दिखता है, क्योंकि हमारा बायलैटरल ट्रेड होता रहता है। फ्रांस भारत में एक बहुत बड़े स्तर पे एफडीआई और एफआईआई इन्वेस्टर है। आइए देखते हैं वैल्यू टर्म्स में ये ट्रेड कितना बैठता है। सो इंडिया एंड फ्रांस हैव सिग्निफिकेंट ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज, जो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के रूप में है। भारत और फ्रांस हैव इंपॉर्टेंट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड एंड कमर्शियल कोऑपरेशन, जैसे कि आईटी सेक्टर, स्मार्ट सिटी, रेलवेज, कैपिटल एंड ट्रेड एक्सचेंजेस, स्किल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि फ्रांस भारत का 11वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, यानी कि फ्रेंच इन्वेस्टमेंट भारत में आई हुई है टू द ट्यून ऑफ, जो भारत की टोटल एफडीआई का 2% है, तकरीबन $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने भारत में लगाया है। और इसी के साथ साथ भारत का 11वां सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर फ्रांस बन जाता है। ऑपोजिट में देखें तो भारत की 150 से ऊपर कंपनीज फ्रांस के अलग अलग शहरों में एस्टैब्लिश्ड है। फ्रांस की जीडीपी ऑलमोस्ट भारत जैसी है, मतलब ये टॉप 6 टॉप 7 में रहते हैं। कभी फ्रांस ऊपर हो जाता है, कभी भारत ऊपर हो जाता है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इस वक्त फ्रांस की पोजीशन क्या है और उसकी एक्चुअल जीडीपी कितनी है, भारत की पोजीशन क्या है और भारत की एक्चुअल जीडीपी कितनी है। तो फ्रांस जीडीपी इज दैट ऑफ क्लोज टू इंडिया, और जो बायलैटरल ट्रेड है वो कंसिस्टेंटली ऐसा रहा है जो कि भारत के फेवर में है, यानी ट्रेड सरप्लस है हमारे लिए। हम उनसे ज्यादा कमाते हैं, वो हमसे ज्यादा वैल्यू का इंपोर्ट करते हैं, हम उनसे कम वैल्यू का इंपोर्ट करते हैं। अब एक नजर डालते हैं इन आंकड़ों पे, किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा जाता है। कोविड वाले ईयर में इन पर्टिकुलर फ्रांस के साथ हमने ट्रेड करा था 8 + 6 $14 बिलियन का, जिसमें से इंडिया फ्रांस बायलैटरल ट्रेड इतना पड़ा था $7.86 बिलियन का। भारत के जो एक्सपोर्ट्स थे वो तकरीबन $5.5 बिलियन के थे। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हम इनसे इंपोर्ट कम वैल्यू का करते हैं, इस वजह से हम ट्रेड सरप्लस में हैं। कोविड के बाद ये ट्रेड जो है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ है, तो हमारे जो इंपोर्ट्स है फ्रांस से वो तकरीबन 21% से गिरे हैं, और वो आ गए हैं, आप समझ के चलिए, $5.1 बिलियन पे। तो ट्रेड विद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 1.41% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। भारत को जो पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे व्यापार होता है उसका 1.5% के आसपास फ्रांस के साथ होता है, जो कि बहुत कम है। दैट इज वेरी लेस। हमने अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल ट्रेड के बेसिस पे यूज नहीं करा है, और हमें यह चीज और एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो पहला एस्पेक्ट है इकोनॉमी एंड ट्रेड, दोनों देशों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। दूसरी चीज है टेररिज्म। टेररिज्म से जब बात होती है तो बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी को लेकर भारत हमेशा फ्रांस के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा रहा है, जिस वजह से फ्रांस ने भी भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में सपोर्ट करा है। वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद फ्रांस। जितने भी फ्रांस में अटैक्स हुए, पेरिस अटैक्स हुए, इस्लामोफोबिया फ्रांस में एक अलग लेवल पे चल रहा है, हमेशा भारत ने फ्रांस को सपोर्ट करा है। द फाइट इज अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई है। तो हमने एक कन्वेंशन अडॉप्ट करा है, सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को, यूएन में, जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे स्तर पे है या जो हमें पता चलती है, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग अ पॉसिबल अटैक ऑन ईच अदर्स कंट्री। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। इस वजह से जब भी कोई अटैक होता है, सबसे पहले सॉलिडारिटी में फ्रांस हमारे लिए खड़ा होता है। जैसे पुलवामा अटैक के दौरान जो है फ्रांस खड़ा हुआ था, इट सपोर्टेड इंडिया, एंड इट आल्सो अपोज्ड ग्लोबल टेररिस्ट हफीज सईद एज वेल एज मौलाना मसूद अजहर। दोनों के खिलाफ जो है फ्रांस ने आवाज उठाई, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट की तरह जो है रिकॉग्नाइज किया गया। दे वर रिकॉग्नाइज्ड। फ्रांस ने भारत को सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्ट्स दैट हैव बीन पुट बाय पाकिस्तान। जब किसी आतंकवादी को ग्लोबल बेसिस पे आपको सपोर्ट करना होता है, व्हेन यू हैव टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ पर्सन नॉट टू बी एंटर्ड इनटू ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट। मान लीजिए कोई आतंकवादी है, हफीज सईद है, मसूद अजहर है, लश्कर और इन सब के जो लीडर्स हैं, सैयद सलाउद्दीन है, इन सबको ग्लोबल टेररिज्म लिस्ट में डालना है ताकि इन लोगों पे सैंक्शंस लगे। कहीं भी देखा जाए इनको अरेस्ट कर लिया जाए या शूट कर लिया जाए,
उस वजह से यूएन की एक लिस्ट है 1267 सैंक्शंस, वो लगनी चाहिए या इस लिस्ट में नाम आना चाहिए उस आतंकवादी का। वो तब आता है अगर यूएन के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो उसकी तरफ वोट करें कि इस आदमी को आप इस लिस्ट में डालिए। उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होता है। फ्रांस ने भारत को सपोर्ट करा दैट पाकिस्तान टू एनलिस्ट इनोसेंट इंडियन सिटीजंस अंडर यूएनएससी 1267 सैंक्शंस, कि आप इन सब आतंकवादियों को इस लिस्ट में डालें क्योंकि इन्होंने भारतीय नागरिकों के खिलाफ अत्याचार करा है, आतंकवाद करा है। तो ये चीज चली। एज फ्रांस विटनेस्ड अ स्ट्रिंग, तो दूसरी बात यह कि जब फ्रांस में अटैक्स हुए 2020 में, मोस्ट नोटेबली द पेरिस स्टैबिंग दैट हैपेंड इन सितंबर, भारत भी फ्रांस के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा हुआ था। दिस इज आल्सो व्हाट हैज हैपेंड। तो जैसा मैंने बताया, फ्रांस में एक इस्लामोफोबिया की लहर चल रही है जो कि एक परवर्टेड लेवल पे चल रही है, जिसकी वजह से उनको इस वक्त अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है। फ्रांस के खिलाफ प्रोसेशंस निकाले गए हैं और देशों में जैसे कि तुर्की में और पाकिस्तान में। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्होंने इस चीज को कॉल आउट करा और फ्रांस को ओपनली सपोर्ट करा। दोनों साइड्स जो हैं वो 15th जॉइंट वर्किंग ग्रुप को होल्ड कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म को, जो कि 16 नवंबर को पेरिस में हुआ था। यानी काफी हद तक पार्टनरशिप हमारी आगे बढ़ गई है। अब देखिए, टेररिज्म के बारे में एक तो होता है कि आपने एक दूसरे के साथ सपोर्ट दिखाया, कॉल आउट करा लोगों को जिन्होंने अटैक करे हैं और अपनी तरफ से सपोर्ट एक्सटेंड करा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखते हुए नीचे नहीं बैठ सकते या चुपचाप नहीं बैठ सकते। वी हैव टू स्ट्रेंथन आवरसेल्फ, विच इज वाई हमने कई तरीके से दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करी है। वो पार्टनरशिप 3 दौरे पे या 3 स्पेसिफिक बेसिस पे हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफेंस पार्टनरशिप, फॉलोड बाय दैट इज स्पेस कोऑपरेशन, and lastly civil nuclear cooperation. France has achieved good heights in all 3 aspects, so as India. इंडिया ने भी करा है। एक दूसरे की हेल्प से हम काफी आगे बढ़ते रहते हैं। 1998 से इन संबंधों ने एक नया टर्न लिया जब से इन चीजों पे कोऑपरेशन जो है वो साइन हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन पे। भारत और फ्रांस जॉइंट एक्सरसाइजेस, चाहे नेवल एक्सरसाइज हो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो, वो काफी हद तक करता रहता है। तो जो डिफेंस डायलॉग हुआ था वो इनिशिएट हुआ 2018 में, और जो हमारी बायलैटरल एक्सरसाइजेस चल रही हैं वो काफी सालों से चलती आ रही हैं। जैसे एक्सरसाइज शक्ति जो आर्मी की एक्सरसाइज है, वरुणा नेवी की है, गरुड़ एयरफोर्स की है, पेगासस ये भी है, और डेजर्ट नाइट एयरफोर्स की है। तो सारी टाइप की एक्सरसाइजेस हुई, आर्मी नेवी एयरफोर्स। ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ट्राई एक्सरसाइजेस, तीनों फोर्स ऑफ आर्म फोर्सेस जो है वो एंगेज्ड है एक दूसरे के साथ। ये सारे नाम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। यदि आप कोई नाम देखें तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये भारत की एक्सरसाइज फ्रांस के साथ होती है और काफी कामयाब है। देखिए, इस तरीके से गरुड़ एक्सरसाइजेस है, ये फ्रांस के ऑफिसर्स हैं और ये हमारे इंडियन ऑफिसर्स हैं। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। उसी तरीके से ये शक्ति है, ये भी आर्मी की एक्सरसाइज है। और हम जैसा कि हमेशा वेलकम करते हैं गेस्ट्स का, उसी तरीके से हमने यहाँ पे वेलकम करा हुआ है। डिफेंस कोऑपरेशन में आपको जानकर आपको शायद ये बात पता हो कि हमने जो जेट्स खरीदे हैं, डसॉल्ट नाम की एक कंपनी है, फ्रांस में कंपनी है डसॉल्ट, जिसको एक्सपीरियंस है जेट्स बनाने का। तो हमने रफाल जेट्स जो है वहीं से खरीदे हैं। सो रफाल एयरक्राफ्ट एंड P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहीं से खरीदे गए हैं फ्रांस से। सो वी बाय डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम फ्रांस। There is a Dassault Reliance Aerospace Limited मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट मेहान इन महाराष्ट्र। यहाँ पे असेंबली होती है जो जेवी है रिलायंस ग्रुप और डसॉल्ट एविएशन के बीच में। तो आप सोच के देखिए हम कितनी आगे तक जा रहे हैं। ये खूबसूरत कीमती जेट आप देख सकते हैं, ये है रफाल, और ये जो कंपनी है ये इसे मैन्युफैक्चर करके भारत भेजती है। उसके बाद हमने कोऑपरेशन करी है स्पेस में। स्पेस में फ्रांस हैज रीच्ड हाइट्स एंड सो हैज इंडिया। भारत के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको फ्रांस यूज करता है अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। जिस तरीके से हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CNES, विच इज द फ्रेंच स्पेस एजेंसी, जो कि जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा है भारत के साथ। कुछ एग्जांपल्स के लिए देखा जाए तो सैटेलाइट तृष्णा, मेघा ट्रॉपिक्स, ये सब फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किए गए हैं। फ्रांस एक सप्लायर है इक्विपमेंट का और कंपोनेंट्स का इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए, ताकि एक दूसरे की हेल्प होती रहे। ये जो सैटेलाइट आप देख रहे हैं इसका नाम है तृष्णा।
ये क्लाइमेट एस्टिमेशंस के लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए, ऑपरेशनल एप्लीकेशंस के लिए, इकोसिस्टम के लिए काफी रेलेवेंट है। ये भारत और फ्रांस का जेवी है या जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि हमने किया है। नाम ध्यान रखे तृष्णा। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है न्यूक्लियर कोऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जो कि फ्रांस ने भारत के साथ साइन करा। ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन हुआ था यूएस की जो हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील है उसके पहले। So the French government signed a civil nuclear cooperation with India before the US, demonstrating Indo-French strategic partnership. ये इतना खास इसलिए है क्योंकि भारत के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन साइन करने के लिए कोई देश तैयार नहीं था। वो तैयार इसलिए नहीं था क्योंकि भारत एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है। इस वजह से कंट्रीज को इनसिक्योरिटी होती है कि अगर आपको हमने न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करा तो आप उसे गलत पर्पस के लिए यूज करोगे, जो कि सही भी है, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं। अब ये रिकॉग्नाइज करने वाला कोई तो हो, वो फ्रांस है। तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन इज समथिंग, ये शायद आपने ना सुना हो, आपने हमेशा इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बारे में सुना होगा, लेकिन उससे पहले फ्रांस ने हमें जो है रिकॉग्नाइज करा। तो इस तरीके से हमारा जो कोलैबोरेशन है स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, हमारा कोलैबोरेशन सिक्योरिटी बेसिस पे और इकोनॉमी और ट्रेड के बेसिस पे है। और आखिरी चीज जो बचती है, कल्चरल कोऑपरेशन हम कैसे भूल सकते हैं। भारत और फ्रांस का रिलेशन डिपेंड करता है हम किस तरीके से कल्चरली कनेक्टेड रहते हैं। क्या आप जानते हैं कितना डायस्पोरा भारत का वहां रहता है फ्रांस के अलग अलग शहरों में? इंडियन क्विजीन, इंडियन खाना पीना कितना पॉपुलर है, इंडियन म्यूजिक कितना पॉपुलर है, जिस वजह से कल्चरल सेंटर जो है पेरिस में खुला है, नाम है विवेकानंद कल्चरल सेंटर। द फ्रेंच साइड प्रेजेंटेड द फ्रेंच कल्चरल फेस्टिवल बॉजूर। बॉजूर का मतलब है गुड डे, गुड मॉर्निंग, हेलो। ये भी सेट हुआ था। तो दिस इज अ फेस्टिवल दैट वाज हेल्ड इन इंडिया। इंडिया वाज द कंट्री ऑफ ऑनर फॉर 2022 एडिशन, जो पेरिस इंटरनेशनल बुक फेयर होता है। भारत जो है कंट्री ऑफ ऑनर था उसमें, बहुत गर्व की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफर्ड 5 स्कॉलरशिप्स इन द स्टडी ऑफ संस्कृत, जो कि फ्रेंच नेशनल्स वहां के स्टूडेंट्स को दी गई है। और फ्रेंच एम्बेसी ने या फ्रेंच गवर्नमेंट ने योगा को बहुत बड़े स्तर पर रिकॉग्नाइज करा है। तो वो वहां पर योगा डे पे कई सारे योगा प्रोसेशंस अपने देश के अलग अलग भागों में जो है ऑर्गेनाइज करता है, होस्ट करता है। तो इस तरीके से ये फेस्टिवल्स होते हैं। ये सब फ्रेंच नेशनल्स हैं, भारत आए हुए हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। भारत का जो डायस्पोरा है वो 1 लाख से ऊपर है, यानी 1 लाख से ऊपर एनआरआईज जो है वो सिर्फ फ्रांस में रहते हैं। A good number of Indian origin persons also live in the French overseas territory. कई सारी टेरिटरीज आज भी फ्रेंच ऑक्यूपेशन में है, जैसे कि मार्टिनिक, ठीक है, ग्वाडेलूप, सेंट मार्टिन, रियूनियन आइलैंड्स। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में और अलग भिन्न प्रकार के ओशंस में। इस वजह से डायस्पोरा जो है बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। प्लस हमारे प्रधानमंत्री इतने सुपर एक्टिव हैं कि वो जाके डायस्पोरा से पर्सनली मिलते हैं, उनको लोग ग्रीट करने आते हैं, जिस वजह से डायस्पोरा को और अपनापन लगने लगा है फ्रांस में, वो भारत के और नजदीक आ गए हैं। तो जैसा आपने देखा भारत और फ्रांस के रिलेशन संबंध किस तरीके से आज तक डेवलप हुए हैं बहुत मेहनत के साथ। और अब देखने वाली बात है कि इस बायलैटरल समिट या बायलैटरल विजिट में क्या होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। इस पे क्या एमसीक्यूज बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखें। Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders? व्यापारियों की तरह आखिरी में भारत कौन आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रेंच या पोर्चुगीज? आखिरी में, सबसे पहले नहीं, आखिरी में कौन आए थे? आखिरी में आए थे फ्रेंच। उसके बाद दूसरा सवाल है, which among the following are correct statements with respect to the French East India Company? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मद्देनजर रखते हुए कौन सी पंक्ति सही है? इट वॉज अ प्राइवेट कंसर्न, प्राइवेट कंपनी थी। ये चीज करी गई थी किंग लुई द 14th के रेन के टाइम। इट वॉज अबॉलिश्ड इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये चीज अबॉलिश कर दी गई थी। तीनों में से कौन सी पंक्ति जो है सही है पूछा गया है। करेक्ट स्टेटमेंट, आपको उसका जवाब बताते हैं। ये किंग लुई द 14th के टाइम पे लॉन्च करी गई थी। ये प्राइवेट कंसर्न नहीं थी और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अबॉलिश नहीं हुई थी। सो ओनली 2 इज करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ओवर फ्रेंच इन इंडिया?
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको किसी भी जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज में आ सकता है। ब्रिटिश की सुप्रीमेसी फ्रेंच के ऊपर भारत में किसके थ्रू हुई थी? इसका नाम है बैटल ऑफ वांडी वॉश। बैटल ऑफ वांडी वॉश के तहत यह चीज डिसाइड हुई थी उस टाइम पे। तो ये थे भारत फ्रांस के संबंध। एक बार जब जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज होगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा, तो आपके लिए दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा ये बताते हुए कि भारत फ्रांस के बीच में क्या क्या चीजें डिसाइड हुई। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।